नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। सर्वप्रथम हमारे चैनल के द्वारा हम MPPSC मुख्य परीक्षा 2020 जो कि 25 जुलाई 2021 को इसकी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई थी और मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल 2022 को आयोजित हुई है। उसका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उससे संबंधित आज का एनालिसिस करेंगे पेपर का, कि पेपर किस तरह सरल रहा, कि कठिन किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए एवं कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी थी। इससे संबंधित संपूर्ण वीडियो आज की कंटेंट आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। सर्वप्रथम 3 मार्क का प्रश्नों को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है और इसमें भी आपको वही पैटर्न था कि 10 शब्द एक पंक्ति में उत्तर देना था। उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? प्रश्न था कि उद्देश्य प्रस्ताव यदि आप पे बन गया है तो अच्छी बात है। इसके बाद में जो है भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार की 3 प्रमुख विशेषताओं को इंगित कीजिए। जो हमारा भारतीय मौलिक अधिकार हैं उनकी जो हमें प्राप्त है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार। इन मौलिक अधिकारों की जो 3 प्रमुख विशेषताएं थी उनको इंगित करके आपको बताना था। अब यह आपकी कला है कि आप 10 शब्द एक लाइन में कैसे इनकी 3 प्रमुख विशेषताओं को इंगित करते हैं, क्योंकि आपके पास एक्यूरेट आंसर राइटिंग लिखना था। न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या कीजिए। और हम आपको बता दें कि जो हमने पेपर का विश्लेषण किया है उसमें यह हल निकला है कि संपूर्ण पेपर हमारे जो नोट्स थे बिजनेस एजुकेशन पॉइंट के नोट्स, उनके द्वारा ही यह सभी कहीं भी सिलेबस से बाहर नहीं गया है और साथ ही साथ हमारे नोट्स से भी बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं गया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या कीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यदि आप जानते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्या क्या कार्य होते हैं तो आप व्यवस्थित रूप से लिख सकते थे कि उनकी भूमिका की किस प्रकार से व्याख्या करना है और उनका क्या कार्य होता है, किस प्रकार से उनका महत्व होता है। प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में वर्णित मुख्य कार्य बताइए। यदि आपने प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के बारे में पढ़ा होगा तो आप उसमें वर्णित मुख्य कार्यों के बारे में आसानी से बता पाएंगे। इसके बाद जो प्रश्न था कि भाषाई अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं। जो भाषाई अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं, यह भी प्रश्न एक प्रकार से सरल था, एकदम कठिन प्रश्न नहीं था। बलवंतराय मेहता समिति का गठन कब और क्यों किया गया था, तो कब का आंसर तो सरल है और उसके बाद हमको क्यों के बारे में लिखना था कि बलवंत मेहता समिति का गठन क्यों किया गया था, इसको गठन करने का उद्देश्य क्या था। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 गठित किया गया था उसका उद्देश्य क्या है, यह भी प्रश्न पूछा गया था। और लोक प्रशासन के संदर्भ में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। लोक प्रशासन की भी हमारी PDF हमने आपके लिए उपलब्ध कराई थी। जिन जिन अभ्यर्थियों ने ली होगी उन्हें निश्चित रूप से फायदा मिला होगा कि जो लोक प्रशासन के संदर्भ में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या आपने किस प्रकार से की होगी। कौटिल्य के अनुसार राज्य के प्रमुख अंग कौन से हैं। कौटिल्य ने भी अपनी अलग अलग व्याख्याएं की हैं, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो कौटिल्य के अनुसार जो राज्य होता है उसके प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। यह प्रश्न भी सरल था, यदि आपने सामान्य अध्ययन भी किया होगा तो उसमें इसकी जानकारी आपको व्यवस्थित रूप से होगी। टैगोर के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। जब हमें किसी के अनुसार बताना पड़ता है तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देना होता है कि टैगोर के इस बारे में क्या विचार रहे हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्णित लोकतंत्र के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं। जयप्रकाश नारायण के बारे में भी हमने राजनीतिक विचारक की जो हमारी PDF थी उसमें व्यवस्थित रूप से पढ़ा था और 2-4 दिन पहले हमने उस वीडियो में भी आपको उपलब्ध कराया था कि राजनीति जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्णित जो लोकतंत्र उसके 5 स्तंभ कौन कौन से हैं। केवल 5 स्तंभों की जानकारी आपको देनी थी तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाते। नवीन लोक प्रबंधन के 3 E क्या हैं, जो 3 E हुए नवीन लोक प्रबंधन के, उसके बारे में हमने आपको बताया था कि नवीन लोक प्रबंधन के 3 E क्या है। अब प्रश्न है 14वां, मतलब इसमें 15 3 मार्कर पूछे जाते हैं, 15-45 नंबर के। तो मैक्स वेबर द्वारा वर्णित प्राधिकारों के प्रकारों को इंगित कीजिए। जो मैक्स वेबर के द्वारा वर्णित प्राधिकार हैं उनके प्रकारों को आपको इसमें इंगित करना था। आदेश की एकता का विचार क्या है। आदेश की एकता के बारे में आपने जाना होगा तो उसका विचार था
उसके बारे में आपको बताना था। इस प्रकार से 3 मार्क के प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। 15 नंबर के 3 मार्क का प्रश्न आए थे। अब हम बात करते हैं, इसमें भी अथवा नहीं है, लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। इस प्रश्न में 10 लघु उत्तरीय उप प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा जो है 50 शब्द 5 से 6 पंक्तियां बनाई गई हैं और प्रत्येक प्रश्न हल करने पर आपको 5 अंक दिए जाएंगे। यदि आप व्यवस्थित आंसर राइटिंग लिखते हैं कि आपकी राइटिंग व्यवस्थित हो, आप चार्ट, डायग्राम, हेडिंग वगैरह का भी समुचित मात्रा में प्रयोग करते हो और आप यदि ज़्यादा घबरा नहीं रहे, रिलैक्स है, तो निश्चित रूप से आपका वो इम्प्रेशन आपकी कॉपी पर दिखेगा और आपको अच्छे से अच्छे अंक दिए जाएंगे। और जितना अधिक आप अच्छे शब्दों का उपयोग करेंगे उतने आपकी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। तो आगामी पेपरों में आप ध्यान रखें। संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए उठाए गए कदमों को लिखिए। जो संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए उठाए गए कदम हैं, उनके बारे में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना था। राज्य स्वायत्तता को परिभाषित कीजिए तथा भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग के उदय के कारण बताइए। सर्वप्रथम तो राज्य स्वायत्तता क्या है, इसको परिभाषित करना था। इसके पश्चात भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग के उदय के कारण भी आपको बताने थे। नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो नीति आयोग है उसके मार्गदर्शक सिद्धांतों पर भी आपको संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पर लिखना था। भारतीय चुनाव आयोग के कर्तव्य एवं कार्यों का संक्षिप्त विवरण लिखिए। इसमें तो आप दीर्घ से दीर्घ भी लिख सकते थे, क्योंकि इसके बारे में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में आपने व्यवस्थित रूप से पढ़ा होगा कि जो भारतीय चुनाव आयोग है उसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं एवं उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो यह प्रश्न एक प्रकार से सरल था और नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। यह प्रश्न भी सरल था। राष्ट्रीय जनजाति आयोग की संरचना एवं शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न भी एकदम कठिन नहीं था, आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के हिसाब से व्यवस्थित था। तो भारतीय चुनाव आयोग के कर्तव्य एवं कार्यों को संक्षिप्त टिप्पणी पूछी गई है। नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना थी एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग की संरचना और शक्तियों का स्पष्ट आपको यहाँ पर करना था। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, चर्चा कीजिए। तो आपको 5 से 6 लाइनों में आप व्यवस्थित लिख सकते थे। यह भी अपेक्षाकृत सरल प्रश्न था कि प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसके बाद राम मनोहर लोहिया द्वारा व्यक्त 4 स्तंभ राज्य की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। वहाँ जहाँ उन्होंने अति लघु उत्तरीय में जयप्रकाश नारायण द्वारा जो 5 स्तंभ बताए गए हैं उनके बारे में पूछा, तब वहीं इन्होंने राम मनोहर लोहिया द्वारा व्यक्त 4 स्तंभ राज्य की अवधारणा की व्याख्या के लिए आपसे पूछा गया है। यदि आपने हमारे नोट्स लिए हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिला होगा, क्योंकि इसे 100% पूछे जा रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी के ट्रस्टीशिप ने अभी भी जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं वह हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेस कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7067623410। मोहनदास करमचंद गांधी के ट्रस्टीशिप न्यासधारिता सिद्धांत को समझाइए। यहाँ पर आपको गांधी जी के न्यासधारिता सिद्धांत के बारे में बताना था। प्रत्यायोजन की अवधारणा एवं उसके फायदों की चर्चा कीजिए। तो प्रत्यायोजन की अवधारणा आप 3 लाइनों में समझा सकते थे, उसके बाद में उसकी परिभाषा भी 3 से 4 लाइनों में आप समझा सकते थे, तो आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाते। सत्ता एवं जिम्मेदारी उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं, टिप्पणी लिखिए। सत्ता एवं जिम्मेदारी अथवा उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। यदि आपके पास सत्ता है तो उसकी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व का भी आपको निर्वहन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से साथ साथ चलते हैं, इस विषय पर भी आपको टिप्पणी लिखनी थी। अब इसका सेक्शन सी आ चुका है कि इसमें 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन इनमें एक सुविधा रहती है कि आपके लिए ऑप्शन वो दिया जाता है अथवा में, तो यदि आपसे बन जाता है तो आपके लिए बहुत ही कारगर उपाय रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वह 11 अंकों का निर्धारित किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में प्रशासनिक शक्ति विभाजन की समीक्षा कीजिए। सर्वप्रथम तो यह प्रश्न था कि केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में प्रशासनिक शक्ति विभाजन की समीक्षा के बारे में आपको यहाँ पर बताना था। दूसरा था न्यायिक सक्रियता पर समालोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। तो आप न्यायिक सक्रियता पर भी समालोचनात्मक टिप्पणी लिख सकते थे। जो भी प्रश्न आप पे बनता उस पर आप व्यवस्था लिखते तो आपको 11 नंबर मिल सकते थे। यदि आज भी कुछ अभ्यर्थियों का पेपर ठीक नहीं गया है तो असंतुष्ट ना हो, अभी 4 पेपर और हैं, उनमें यदि आप अपनी जी जान झोंक देते हैं और अपनी व्यवस्थित तैयारी करते हैं, जो पेपर हो चुके हैं उनका टेंशन ना बनाकर, तो आप निश्चित रूप से अपनी मनचाही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। 1996 के बाद भारत में चुनावी सुधारों पर प्रकाश डालिए। 1996 के बाद भारत में चुनावी सुधारों में जो भी परिवर्तन आए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, उससे क्या क्या परिणाम सामने आए हैं, यह सब आपको इसमें लिखना था। 200 शब्द यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, मतलब आप अपने हिसाब से व्यवस्था लिख सकते थे। मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में मीडिया की भूमिका की
मीडिया की भूमिका समझाइए कि मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में मीडिया की क्या भूमिका है। तो मीडिया की जो सक्रिय भूमिका निर्वहन करती है उसके बारे में आपको इसमें लिखना था। भारत में मानवाधिकार संरक्षण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मूल्यांकन कीजिए। संवैधानिक लोकतंत्र पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक लोकतंत्र पर कई विचार स्पष्ट किए हैं, उन्हीं को आपको इसमें लिखना था। बुनियादी संरचना सिद्धांत के विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन भी टुकड़ों में दिया है तो आपको उसका आंसर भी टुकड़ों में व्यवस्थित रूप से लिखना था ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। बुनियादी संरचना सिद्धांत के विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में इसके महत्व पर चर्चा यहाँ पर बताई गई है। जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय सिद्धांत की धारणा का मूल्यांकन कीजिए। जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय सिद्धांत की धारणा है उसका मूल्यांकन आपको यहाँ पर करना था। लोक प्रशासन एक विषय के रूप में विकास के महत्वपूर्ण चरणों पर चर्चा कीजिए कि लोक प्रशासन क्या है, कैसा है, इसके संदर्भ में संपूर्ण जानकारी के बारे में आपको प्रकाश डालना था। इसके बाद जो है स्थायी कार्यपालक और राजनीतिक कार्यपालिकों दोनों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ आपको समझा। एक तो स्थायी कार्यपालकों एवं दूसरा राजनीतिक कार्यपालकों, दोनों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ आपको समझाना था कि जांचने वाले को भी समझ में आ जाए, इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना था। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर का स्तर मीडियम था, एकदम सरल भी नहीं कह सकते। यहाँ आज के में 3 मार्कर थोड़ी व्यवस्थित दिख रहे हैं। तो 5 मार्कर 11 मार्कर में प्रश्नों में थोड़ी सी कठिनता है, फिर भी ओवरऑल यदि देखा जाए तो हम फिर भी कह सकते हैं कि जो 60% पेपर सरल था, लेकिन 40% देखा जाए तो पेपर कठिन था। इस प्रकार से जिन जिन अभ्यर्थियों का पेपर अच्छा गया उनके लिए शुभकामनाएं, आगामी उनके पेपर भी अच्छे जाएं। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और जिनकी थोड़ी बहुत भी वो रह गई है, थोड़ा सा भी उन्हें संदेह है, तो अपनी आगे पेपरों में बस सुधार सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से हमसे जुड़े रहें और जो जो भी जानकारी होगी हम समय रहते उनके लिए उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।